अच्छा जी सर, अब हम अपने एक नए केस की तरफ चले जाते हैं कि अगर किसी एंटिटी का आप ऑडिट करने जाएं और आपको वहां पे ये चीज़ दिख जाए तो डेफिनेटली वहां पे ये रिस्क अराइज होता है। तो आपने मोर अटेंटिवली, बहुत ही फोकस हो के इस चीज़ को तो लाजमी लाजमी देखना है, क्योंकि अगेन बात वही आती है प्रैक्टिकल एक्सपोजर की। तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे पास है वो मैं आपको इन लेक्चर्स के जरिए दूंगा। और आपके पास अगर सवाल आएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं तो आपको खुद ही पिक होगा कि भाई इसमें ये रिस्क है, मुझे यहाँ फोकस करना लाजमी है। और फिर रिपीट कर दूं, आप उस एरिया को फोकस तब कर पाओगे जब आप ऑटोमेटिकली अच्छे से रिस्क असेस करोगे। और रिस्क असेस कैसे करते हैं? जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और इन्वायरमेंट की, जब आप चीज़ें समझते हैं तो देखते हैं कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चल रहा है उस पर इदारे पे क्या इफेक्ट है, और इदारे का जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर भी क्या क्या रिस्क मुझे नजर आते हैं जो कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट का बायस बने। आईएनजी एक और केस देखते हैं। मैंने कहा कि मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसकी एंटिटी की किताबों के अंदर एक लोन पेएबल आ रहा होगा, एक लोन पेएबल आ रहा होगा। अब लेट्स से मैं कह रहा हूं कि इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ रही होती हैं और करंट भी। अच्छा, जो करंट में आ रहा होता है वो होता है जो अगले साल पे होगा, और नॉन करंट में आ रहा होता है जो उसके भी आगे आने वाले सालों में पे होगा। पर अब जरा पहले आप इसकी पूरी मंतक को समझिए कि चलता क्या है, सुनिएगा। ये एक एंटिटी ए है, ये बैंक के पास चली गई। अच्छा, बैंक को ये कह रही है कि भाई मुझे चाहिए लोन। बैंक ने कहा कि सही है भाई, हम आपको लोन देंगे, प्लीज सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, हम आपको लोन देंगे बट आपने कुछ चीजें गिरवी रखवानी पड़ेंगी। तो उसने कहा सही है भाई, हम चीजें अपने पास एसेट्स हैं, मेरे पास मेरी इन्वेंट्री है, आप उसको गिरवी रख लें, आप उसको गिरवी रख लें। तो इस कंपनी ने क्या किया, बैंक को बोला सही है भाई ये चीजें गिरवी हैं आपके पास, अगर हम डिफॉल्ट कर जाएं, अगर हम डिफॉल्ट कर जाए, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम डिफॉल्ट कर जाएं, ये कंपनी कह रही है बैंक को, तो आप ये चीजें बेच दीजिएगा, अपना राइट इन चीजों पे एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके पास गिरवी है तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। बैंक ये कह रहा है चलो पहली चीज तो ये हो गई कि मैंने आपकी चीजें गिरवी रख ली, इक्वल टू माई लोन अमाउंट, पहली चीज। दूसरी चीज ये कही इसने कि मेरी कुछ शराइत है, मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मैं ऑडिट की जबान में कहता हूं या फाइनेंस की जबान में कहता हूं डेट कोवेनेंट्स। क्या कहता हूं? डेट कोवेनेंट्स, यानी उधार देने की कुछ शराइत। पहली शराइत क्या थी? भाई चीजें गिरवी रखवाना। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि भाई इसने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। पहली कंडीशन ये है, ये डेट कोवेनेंट्स की बात कर रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट कवर है, इंटरेस्ट कवर रेशियो, सर याद आ रहा होगा FAR 1 में किया है। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर कितनी इस्तिताअत है कि वो कितनी मर्तबा अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता है। तो उसका जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या बनाते थे? PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ जी, PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, हमने अब तक ये किया था कि PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस ये बता सकता है कि भाई इस प्रॉफिट में कितनी कैपेसिटी है कि अपने इंटरेस्ट को पे कर पाए, ये हमने सीखा हुआ है। अच्छा, तो ये बैंक क्यों लगाता है कंडीशन? ये बैंक इसलिए लगाता है कि कंपनी ये इंश्योर करे कि इतना तो कमा ले कि इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट निकाल सके, क्योंकि अब ये यूजर कौन है? बैंक है। तो ये चीजें देखनी है हमने। अच्छा भाई, दूसरी चीज हमने कहा, दूसरी चीज ये है कि भाई उसने करंट रेशियो पे पाबंदी लगा दी। उसने कहा भाई जो करंट रेशियो है ना, आपने मेंटेन करना है, आपने मेंटेन करना है कि भाई वो जो करंट रेशियो है वो 1 से ऊपर हो, 1.5 और 2 हो। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि वो क्यों? भाई वो कह रहा है क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज के कंपैरिजन के अंदर आपके करंट एसेट्स मिनिमम तो इतने होने चाहिए कि मेरी जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो दे पाओ। अगर वही नहीं दे पाओगे तो बैंक का तो नुकसान है। तो ये भी एक कंडीशन लगा दी। फिर तीसरी कंडीशन लगा दी कि भाई आपने अपना जो डेट टू इक्विटी का रेशियो है, हाँ जी, डेट टू इक्विटी का रेशियो है, वो मेंटेन करना है। अच्छा, डेट टू इक्विटी का रेशियो का मतलब यह है बच्चों, डेट टू इक्विटी के रेशियो का मतलब यह है कि भाई अगर एक कंपनी है जिसके में प्लीज सुनिएगा, जिसमें पूरा जो पैसा लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अगर वो 60% डेट फाइनेंस है और 40% इक्विटी फाइनेंस है,
तो बैंक कहता है कि भाई इससे ऊपर जाओगे तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो वो डिस्करेज करता है कि किसी और से लोन ना लिया जाए, तो एटलीस्ट इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर वो कमाता रहेगा तो कमाएगा तो फिर इक्विटी बढ़ती रहेगी। तो वो कह रहा है कि भाई आपने मिनिमम 60-40 का डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप और लोन लेकर अपने आप को बर्डनाइज करें कि हमारा पैसा भी डूब जाए। ये सारी चीज़ें बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बैंक की कंडीशंस हैं जिसको हम कहते हैं डेट कोवेनेंट्स, डेट देने की कुछ शर्तें। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, बीइंग एन ऑडिटर आपको क्यों पंचायत होनी चाहिए? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक ये कहता है अगर आपने इसमें से कुछ भी ब्रीच किया, बैंक कह रहा है कि अगर आपने इसमें से बच्चों कुछ भी ब्रीच किया, अगर आपने इसमें से कुछ भी ब्रीच किया तो आपका लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा। यानी आपने जो किस्तें देनी थी ना 10 सालों में 20 सालों में, वो आपसे दस्ती पैसे ले लिए जाएंगे क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस की है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जरा दिमाग लगाओ, ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक चीज समझ आती है, जब मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाऊंगा जिसने उधार लिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में क्लिक होगा कि पहला रिस्क तो ये है कि कंपनी ने इन डेट कोवेनेंट्स को ब्रीच कर दिया। अब एक नॉर्मल इंसान होता है ना, वो तो ऑडिट करने जाएगा, बोलेगा हाँ लोन लिया हुआ सही है, उसने इंस्टॉलमेंट चेक की दे दिया, खत्म कहानी। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। आपने यहाँ पर डेट कोवेनेंट्स यानी ये शराइत भी देखनी है, तो ये रिस्क है ना कि ये ब्रीच हो गए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ब्रीच हो गए होंगे, मैं कह रहा हूँ देयर इज अ रिस्क that these debt covenants might have been breached। उसको लिखने का तरीका क्या है कि कंपनी हैज obtained loan from XYZ बैंक, there exists a risk that debt covenants might have been breached। तो मैं ये तो कह रहा हूँ there exists a risk that might have been breached। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि ब्रीच हो गए, वो तो मैं चेक करूंगा ना। तो पहले तो रिस्क देखो ना कि मसला क्या हो सकता है। तो आपने अंडरस्टैंडिंग ली जब एनटीडी की तरफ, समझ आया ना कि लोन है, और फिर हमें एक बात समझ आई कि बैंक जब भी लोन देता है तो वो कुछ शर्तें रखता है जिसको हम कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर एंड आपके भेजे में ये बात बैठ गई। पहला रिस्क तो ये हो गया। दूसरा रिस्क बच्चों, दूसरा रिस्क ये है कि अगर ये डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गई ना, तो पूरी लायबिलिटी इमीडिएटली पेबल हो जाती है। पूरी लायबिलिटी इमीडिएटली पेबल हो जाती है। उसने तो अपने एसेट्स को गिरवी रख के ये लिया था पैसा, तो उसके बाद इतना कैश होता तो ज़्यादा थोड़ी ना कहीं और। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब बैंक अपनी पूरी पेमेंट को वापस से डिमांड करेगा सूद समेत सारी चीजों के साथ, तो आपको नहीं लगता कि कंपनी के तबाह बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न इश्यूज। क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न इश्यूज। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि कंपनी चलती रहेगी अगले 12 महीने। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या गोइंग कंसर्न, कंपनी चलती रहेगी अगले 12 महीने। पर अगर कंपनी अगले 12 महीने नहीं चल पाए तो ये क्या है? नॉन गोइंग कंसर्न कंपनी के। भाई कंपनी के चलने के चांसेस नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं डेट कोवेनेंट के ब्रीच होने से देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न असेसमेंट ऑफ द कंपनी, यानी देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट नॉट बी द गोइंग कंसर्न। क्योंकि मैं फिर बता दूं आपको कि अगर डेट कोवेनेंट ब्रीच हुए तो बैंक हैज द राइट टू डिमांड इंटायर पेमेंट इमीडिएटली। तो वो कंपनी के एसेट्स को भी बेच सकता है अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए। जब एसेट्स को ही बेच देगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। जब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बंद होने पे आ जाएगी, तो क्या मैं उसको गोइंग कंसर्न कहूंगा, नॉन गोइंग कंसर्न? सर मैं नॉन गोइंग कंसर्न कहूंगा। और एक और बात सिखा दूं, फिर कोई लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि सब करंट में उठ के आ जाएगी। तो ह्यूली जो हैविली अमाउंट है जो उसको पे करनी होगी, वो एसेट्स को बेच के पी की जाएगी, क्योंकि ये कंपनी चली जाएगी लिक्विडेशन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर होता है। अब मैं इस पूरी कहानी के बाद आपको ज़रा ये बता दूं कि अगर फाइनेंसिंग ली हुई है बैंक से, व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्पैक्ट? ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच all debt becomes due immediately, which may cause going concern issues। I hope this is clear। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।